हेलो और नमस्कार मेरे बिहार के वीरों। आशा करता हूँ बहुत बेहतर होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपसे बोला था कि एग्ज़ाम से 4 से 5 दिन पहले मैं आपको 150 क्वेश्चंस दूंगा, जिसमें से आपको सीधे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे एग्ज़ाम हॉल में। मैंने ये 66वीं में भी किया था, वहाँ भी मैंने सीधे क्वेश्चंस दिए थे। 30-35 क्वेश्चन मैंने वहाँ दिए थे। इस बार मेरी कोशिश है उससे ज़्यादा मिले। उसी क्रम में मैं टेलीग्राम पे तो आपको रोज़ 10 से 20 क्वेश्चन दे ही रहा हूँ, बट जो 150 क्वेश्चन का मेरा वादा था वो आज मैं पूरा कर रहा हूँ। और उसी में हम आज देखेंगे, ये मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं है, आप इसको मॉक टेस्ट समझ के बिल्कुल ना लगाएं। जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इनको आप अच्छे से रट के जाना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत यानी हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में प्रथम 3 राज्य कौन है। इनको आप ऐसे अटेम्प्ट करिएगा जैसे बिल्कुल आपकी तैयारी अब डन है, क्योंकि अब 3-4 दिन में आप क्या ही नया पढ़ लोगे, जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करोगे। तो आप ऐसे समझिए कि पेपर दे रहे हैं, अब देखते जाइए आप कितना बेहतर कर रहे हैं। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत यानी हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में प्रथम 3 राज्य कौन है। तो पहले पे केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे तेलंगाना है। ये किसकी बात हो रही है? स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत 2021 में रिपोर्ट आई है, ये हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। इसमें क्वेश्चन में पूछा है प्रथम 3 राज्य, तो केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना इसमें प्रथम 3 राज्य हैं। अपनी प्रिपरेशन चेक करते चलना, ठीक है, और देखना कि आप कितना पानी में हो। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स अभी आया है हाल ही में, उसकी रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है निम्नतम गरीबी वाला राज्य कौन है। निम्नतम गरीबी वाला राज्य पूछा है यहाँ पे, निम्नतम गरीबी वाला राज्य, तो निम्नतम गरीबी वाला राज्य है केरल। 0.71% लोग ही सिर्फ यहाँ पे गरीब हैं। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार निम्नतम गरीबी वाला राज्य है केरल। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा, ये मैंने मॉक नहीं बनाया है, मैंने पेपर बनाने की कोशिश की है और आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप 150 क्वेश्चन करके जाइए, आप वहाँ देख पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन आपको सीधे क्वेश्चन ही मिलेगा। मैं ये भी नहीं कहता कि उससे रिलेटेबल या सीधे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे। अगला है पीएम पोषण अभियान किस कक्षा के बच्चों के लिए चलाया जाएगा और इसकी समयावधि कितनी है। तो पीएम पोषण अभियान आपको सब रटे बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पूछा है किस कक्षा के बच्चों के लिए चलाया जाएगा और इसकी समय अवधि कितनी है। तो याद रखिएगा पीएम पोषण, जो कि एमडीएम योजना को जो है हटा के उसकी जगह पीएम पोषण अभियान चलाया जाएगा कक्षा 1 से 8 तक। और इसकी समय अवधि याद रखिएगा 2021-22 से 2025-26 तक है। 5 ईयर के लिए, 5 साल के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया पीएम पोषण अभियान। ये मैं इसमें कथन भी बना सकता था, लेकिन कथन बनाने में बहुत ज़्यादा समय जाता है और मेरा मॉक बनाने का यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा मतलब है सिर्फ आप आंसर को रट लें, ठीक है, आंसर रट के जाइए। अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो आप इससे रिलेटेबल चीज़ों को पढ़ेंगे, अच्छी बात होगी, बट इसके आंसर तो रट के ही जाने हैं। और टेलीग्राम पे जो मैं मॉक क्वेश्चन दिए हैं 200-250 उनको लगा जाओ, मज़े आ जाएंगे आपके, ठीक है। 66वीं जिन बच्चों ने दी है उनको पता है कि मैंने कैसे क्वेश्चन दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल के बीच हाल ही में शुरू हुई जयनगर कुर्था ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक परियोजना किसका हिस्सा है। सबने रटा होगा कि 34.90 किलोमीटर है इसकी डिस्टेंस। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये किसका प्रोजेक्ट है, किसके अंतर्गत है जयनगर कुर्था ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक परियोजना, जो कि बिहार से नेपाल के बीच में है। तो ये किसी एक चीज़ का पार्ट है, प्रोजेक्ट है किसका? जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास योजना का, ठीक है। तो भारत नेपाल के बीच हाल ही में शुरू हुई जयनगर कुर्था ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक परियोजना, जिसकी अभी डिस्टेंस 34.90 का जो एक पार्ट है वो शुरू हो गया है, वो जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास परियोजना का एक हिस्सा है, जिसकी टोटल लेंथ है 68.72। ठीक है। तो बहुत से लोग इसमें ये कंफ्यूज हो रहे थे कि कहीं 70 है कहीं 90 है, वो इसलिए है क्योंकि ये पूरी परियोजना 68.72 किलोमीटर की है, जिसमें सिर्फ उसका एक जो है अभी पार्ट शुरू हुआ है जयनगर कुर्था। याद रहेगा अब, तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से। अगला है, हाल ही में आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी जो सौर संगठन है, भारत अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 105वां सदस्य देश कौन बना है। आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य देश कौन है। तो नेपाल बना है अभी हाल फिलहाल में। 101वां अमेरिका था, उससे बहुत आगे हम लोग आ गए हैं। तो ध्यान रखिएगा 105वां सदस्य देश बना है नेपाल। इसके अजय माथुर जो हैं आईएसए के, अभी वर्तमान में क्या है बताइएगा।
तो ये हालांकि मॉक क्वेश्चन नहीं है, मैं बताना नहीं चाहता आपको यहाँ कुछ भी नई डिटेल, सिर्फ आप आंसर रटिए। बाकी आपने जितना पढ़ लिया। अगर इस क्वेश्चन को देख के कुछ समझ में आए तो कर लेना, अभी 4-5 दिन है आपके पास। ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? या 2021 पूछ रहा है, 2022 का भी डाटा आ चुका है वैसे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 121वीं रैंक है भारत की, 121वीं। आप देखिएगा क्वेश्चन किस किस फॉर्मेट से कहाँ से उठा है, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं आपको इस मॉक में। हाँ, फिर भी मैं इसको मॉक नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको फाइनल क्वेश्चन पेपर ही कह रहा हूँ। ठीक है, बार बार ये बात बोल रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2021 हेतु वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2021 हेतु वर्ड ऑफ द ईयर है वैक्स। ठीक है, वैक्सीन को ही शॉर्ट फॉर्म में वैक्स, और वैक्स को इन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2021 के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आया चक्रवाती तूफान तोकते भारत के किस तट से टकराया? क्वेश्चन की उसको देखिए कैसे फॉर्म हो रहा है क्वेश्चन, जितना आपने पढ़ा होगा शायद क्वेश्चन नहीं बता दिया हो तो। हाल ही में आया चक्रवाती तूफान तोकते भारत के किस तट से टकराया? तो ये अरब सागर से टकराया था, पश्चिमी तट पे, और म्यांमार ने इसका नाम जो है नामकरण किया था। इतनी चीज़ें पूछी ही नहीं है जितना आपने पढ़ा होगा, तो बहुत ध्यान से आपको करंट अफेयर्स को देखना है। 3-4 दिन है, 5 दिन है पूरे, आराम से देख सकते हो। आज 3 तारीख है, 5 तक आप आराम से देखो। तो हाल ही में आया चक्रवाती तूफान तोकते भारत के किस तट से टकराया? अरब सागर पश्चिमी तट पर टकराया है। क्वेश्चन पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 47वां G7 शिखर सम्मेलन पूछ रहा कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कार्बिस बे कॉर्नवाल यूके में, और यूके की अध्यक्षता में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में हुआ है 47वां G7 शिखर सम्मेलन, कार्बिस बे कॉर्नवाल, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। अगला है बिहार इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 के द्वारा बिहार सरकार जो वर्ष 2050 तक कितने लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा है? मैं जब आपको करंट अफेयर बता रहा था, मैंने बार बार बोला था कि आप लक्ष्य से याद रखिएगा, लक्ष्य पूछे जाएंगे। और मैंने 5 पार्ट में सिर्फ आपको करंट अफेयर बताया था, अगर आपने वो भी ढंग से नहीं पढ़ा है तो फिर क्या ही कहूँ मैं। 5 पार्ट में सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट का करंट अफेयर है, उससे आपको सीधे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। नहीं देखा है देख लो, मैं फिर कह रहा हूँ। 5 पार्ट में मेरा बिहार करंट अफेयर है, 3-4 पार्ट में ये नेशनल करंट और इंटरनेशनल है, उसको देख लो एक बार। तो बिहार इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 के द्वारा बिहार सरकार ने वर्ष 2050 तक कितने लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 50 करोड़ लीटर, याद रखिएगा। लेकिन ये योजना जो है, वर्तमान जो योजना है जो 2021 में आई है, ये है तो 2025 तक। सारी बातें याद रख लीजिए, मैंने इसमें एडिशन कर दिया है कि कंफ्यूज होंगे बहुत सारे बच्चे। जो बिहार इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में लागू हुई है, इसकी वर्तमान नीति की समय सीमा है 2025, लेकिन यहाँ पूछा है कि 2050 तक कितना लक्ष्य है, तो वो 50 करोड़ लीटर का लक्ष्य है। वो कैसे होगा वो आगे योजना बनाई जाएगी। फिलहाल की वर्तमान नीति 2025 तक है, और ये मार्च 2021 से लागू हुई थी। इतनी बात आपको याद रखनी है। वैसे तो ये मैं करंट अफेयर यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट मैंने आपको बता दिया है कि चलो दया दृष्टि कर देता हूँ आपके ऊपर। वैसे तो ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ आपको हेल्प करना नहीं चाहिए मुझे। हाल ही में आयोजित 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार ने कितने पदक जीते? तो हाल ही में आयोजित 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ है अभी दिल्ली में, वहाँ से पूछ रहा कितने पदक बिहार ने जीते? तो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं बिहार ने। एक पवेलियन में जीता था और दूसरा किस में जीता था बताइए, पार्टनर स्टेट के तौर पे। हाँ, बताना है आपको। ठीक है, तो ये 2 स्वर्ण पदक जीते हैं फिलहाल अभी। अगला क्वेश्चन है बिहार विभूति सम्मान, ये छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन छोड़ेंगे हम, इसको नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में एकल प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब से लागू होगा? तो बताना है आपको, बिहार में एकल प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब से लागू होगा? ये होगा 1 जुलाई 2022 से। बिहार में एकल प्लास्टिक पर प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लागू होने वाला है। अगला है 2021 में बिहार की कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 5 टोटल हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया 2021 में, जिसमें 1 पद्म भूषण था रामविलास पासवान जी को, 4 पद्म श्री थे। सब बता चुका हूँ करंट में। इतना सही करंट मैंने बताया आपको डायरेक्ट, मैंने कोई डिटेल्ड में करंट इसीलिए नहीं बताया क्योंकि पूछता ही नहीं है बिहार में।
अगला है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है? बताइए कितना है? राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग कितना है? देखो क्वेश्चन मैंने उसी फॉर्मेट में बनाया जैसे पेपर में पूछे जाते हैं। करंट के 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने उतने ही रखे हैं। हिस्ट्री के जितने होते हैं 25 क्वेश्चन उतने ही रखे हैं इस पेपर में। ज्योग्राफी के जितने पूछे जाते हैं उतने ही रखे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 पॉलिटी के रखे हैं। तो पूरा पैटर्न वही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय इसका बताइए आप, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है? शहरी का है 982, ग्रामीण का है 1111। जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको ये रटे पड़े होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। टेलीग्राम पे जिन्होंने फॉलो किया है पिछले 15-20 दिन में, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इन क्वेश्चंस को करने में, ना एग्जाम हॉल में उनको दिक्कत होगी, क्योंकि 250-300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने कराई है उनको, रोज 15-20 क्वेश्चन दिए हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक यानी एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स अभी हाल फिलहाल में आया है 2021, उसके अनुसार बिहार का कौन सा स्थान है? रेडीनेस किसका? एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स या निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सी रैंक है बिहार की, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो बिहार की इसमें रैंक कौन सी थी? 10वीं थी, ठीक है। बिहार की 10वीं रैंक थी निर्यात तैयारी सूचकांक या एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स 2021 में बिहार की रैंक है 10वीं, ठीक है। अगला है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत बिहार में पूर्वी क्षेत्र में श्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार किस पंचायत को मिला है? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत बिहार में पूर्वी क्षेत्र में श्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार किस पंचायत को मिला है? तेलारी पंचायत को मिला है, ठीक है। तेलारी पंचायत याद रखना आपको, श्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार। याद रखो मत रखो, मैं तो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये आने वाले हैं। अगला है प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने में पूरे भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? बताइए। प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने में पूरे भारत में बिहार का स्थान है दूसरा, सेकंड पोजीशन है बिहार की, सेकंड पोजीशन। रट लो आंसर्स को, मैं कह रहा हूँ यहाँ मैंने ऑप्शन भी नहीं रखे हैं बिल्कुल भी कि तुम आप आंसर रट लो भाई, अब बहुत सर के ऊपर जा चुका है अब तो पानी, अब क्या रटोगे। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया जगदीश प्रसाद मंडल को। उपन्यास है इनका पंगु, इसके लिए दिया गया। पंगु उपन्यास के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। अगला क्वेश्चन है प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो इस सूरत के उधना से चली थी, सूरत गुजरात के उधना से, ठीक है। सूरत उधना गुजरात से दानापुर पटना तक 1 सितंबर 2021 को प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन, याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा पिनाक ईआर क्या है? पिनाका ईआर क्या है? चर्चा में रहा है हाल ही में। तो पिनाका ईआर है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, अभी ये चर्चा में रहा है। तो ये करंट अफेयर था मेरे हिसाब से, जो अभी कुछ करंट अफेयर और जोड़ा जाना है जो आगे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने 25 से ये कितने 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, 20 में आप अपनी स्थिति देख लो कि कैसी है। अभी बिहार स्पेशल के कुछ इसमें है नहीं जो आगे मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए हिस्ट्री पे आते हैं, अब हिस्ट्री का पोर्शन देखते हैं। पहला है मगध की प्रथम राजधानी। ये आपको रटे हुए होने चाहिए सारे क्वेश्चंस कि करंट अफेयर में मुझे पता है आप कितना भी बेहतर कर लो, 30 में से आप 25 कर पाओ बड़ी बात है, ठीक है। 20-22 पे सब लोग पहुंचेंगे करंट अफेयर में जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है, बट 30 कोई नहीं, 28-25 कोई नहीं करके आने वाला है। यहाँ आप कर सकते हो, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, साइंस में आप कर सकते हो बेहतर। तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिवज्र या राजगृह थी। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने की। सेल्यूलस निकेटर का ये राजदूत था। जितना बोल रहा हूँ इसको बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, ठीक है। ये जितना मैं आपको क्वेश्चन कह रहा हूँ ये रट के जाओ भाई, रट के जाओ, पेपर मिलेंगे क्वेश्चन सीधे मिलेंगे। फिर बोल रहा हूँ, मगध की प्रथम राजधानी गिरिवज्र राजगृह। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये। अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न यानी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? त्रिरत्न पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये संबंधित है जैन धर्म से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई? कनिष्क के में हुई थी, कश्मीर में, ठीक है, कुंडलवन।
याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आउट है पेपर। आप बताइएगा वीडियो के अंत में कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक है। ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन उठा के नहीं रख दिया, बहुत मेहनत की है इसके पीछे। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली की है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली की है? तो गांधार शैली की प्रतिमा बुद्ध की प्राचीनतम शैली की प्रतिमा मिलती है। देखो यहाँ मैंने इतना काम किया है कि एंशियंट हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 ही रखे हैं, ठीक है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो 13वां अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है सम्राट अशोक के द्वारा। ध्यान रखिएगा 13वां अभिलेख। यहाँ कुछ पुस्तकें हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दंडी, 10 कुमार चरित आपको याद रखना है, विष्णु शर्मा की है। पंचतंत्र आर्यभट्ट की आप मुझे बताएंगे। भास की है स्वप्नवास दत्ता, ठीक है। भास की कौन सी है? स्वप्नवास दत्ता। आर्यभट्ट की आप देखिएगा, ये छूट गया मेरे से, मिसप्रिंट हुआ है, मतलब लिखना भूल गया हूँ, मिसप्रिंट किया। वारा मिहिर है बृहत संहिता, ठीक है। ये याद रहेंगे आपको। दंडी की है 10 कुमार चरित, विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र। ये मिलान करने आता है बेसिकली। आर्यभट्ट, भास का स्वप्नवास दत्ता और वारा मिहिर की है बृहत संहिता। ये मिलान करने मिलेगा। ये क्वेश्चंस हैं, मैं आपको यहाँ रटवा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा बार बार। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ। ओहो, फिर ऊपर पहुंच गए। चलिए कोई नहीं, इतना तो आप समय दे ही सकते हो मुझको। अगला है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ मिलता है? बताइए। बिहार पर बख्तियार खिलजी के पहले हमले का विवरण मिलता है तबकात ए नासिरी में। बिहार पर जो बख्तियार खिलजी का हमला था उसका पहला विवरण है तबकात ए नासिरी में। कमेंट करके बताओ किसकी पुस्तक है तबकात ए नासिरी, अगर आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान। देखो यहाँ तक जो था, अब आपका एंशियंट खत्म हो गया, अब आ गए हम मिडवल में, ठीक है। बख्तियार खिलजी मिडवल में घुसा दिया हमको। अगला है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान। तो ये थे सुल्तान जैनुल आबिदीन या शाही खां बोलते हैं इनको। तो कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान है सुल्तान जैनुल आबिदीन या शाही खां, ठीक है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। देखिएगा आप किस पोजीशन में हो, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। अगर आपसे हिस्ट्री के गलत हो रहा है ना, तब तो आपके ऊपर धिक्कार व धिक्कार। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किए। देखो मैं इनमें ऑप्शन देता ना तो आप पक्का फंसते। अभी तो आपको ना, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर बोलता हूँ आपको लगता होगा हाँ हाँ सही है सही है सही है ऐसा होता है, ऑप्शन होते हैं ना तो कन्फ्यूजिंग होता है, लेकिन मैं आपको कन्फ्यूज करना नहीं चाहता यहाँ पे, इसलिए आंसर रट जाओ अब, ठीक है। तो किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए? मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो मजरुल हक ने की थी। ये सब मैं प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ, हिस्ट्री के 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं मैंने, उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? मजरुल हक ने। अगला है आज़ाद दस्ता की स्थापना, तो जेपी द्वारा यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये सब। अगला है बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? तो बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध सत्याग्रह आंदोलन से। किससे? सत्याग्रह आंदोलन से बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है सीधा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ हुआ था? तो मोतीहारी में हुआ था। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से। अगला है 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने कर लिया? बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और ये मैंने क्वेश्चन में रखा है कि इस बार इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था नवाब मीर कासिम ने, ठीक है। और किसके? एलिस के विरोध में। एलिस को इन्होंने यहाँ से मारा भगाया और पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। तो ये युद्ध हुआ था नवाब मीर कासिम वर्सेस एलिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आईएनसी ने यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था बम्बई में। यहाँ पूछ रहा कहाँ पारित किया था? तो बम्बई में किया था, ग्वालियर टैंक मैदान में। भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 की बात हो रही है, तो याद रखिएगा आप, ठीक है। भारत छोड़ो कहाँ हुआ था? बम्बई में। अगला है फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायुनी आंदोलन किसने चलाया था? तो फराजी आंदोलन के विरोध में
तायूनी आंदोलन किसने चलाया, ये पूछ रहा है। 1893 में जौनपुर के करामत अली थे, इन्होंने चलाया था फराजी आंदोलन के विरोध में ढाका में तायूनी आंदोलन। याद रहेगा आंसर, रट लो भाई। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित थी, तो ये थी वॉरेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है रिंग फेंस की नीति। आपको ये क्वेश्चंस रटे होने चाहिए, मैं बोल रहा हूँ फिर से। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना बताना कब की गई थी, 1828 ईस्वी में की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब, 1828 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्था कौन थी, तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्था थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन सी थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्वेश्चंस को रट लो फिर कह रहा हूं। अगला है सैंडलर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी। सैंडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी 1917 में, और ये विश्वविद्यालय आयोग था बेसिकली। सैंडलर आयोग 1917 में, विश्वविद्यालय आयोग यानी सैंडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी 1917। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत से कौन संबंधित है। अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो वीर सावरकर हैं अभिनव भारत से संबंधित। और आप सबको पता होगा ये क्रांतिकारी संस्था थी अभिनव भारत। याद रहेगा आपको, ये बात महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए क्वेश्चंस को। अगला है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। कौन है, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं, आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना आपको बताना है 1884 ईस्वी में हुई थी मद्रास महाजन सभा की स्थापना, याद रखिएगा। अगला है पुस्तक मिलाने के लिए आती हैं, हमेशा मिलान करने के लिए आती हैं, तो इनका भी मिलान करने आपको पूछेगा। इंडिया इन ट्रांजिशन एम.एन. रॉय की पुस्तक है, याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, याद रखना है आपको। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, ये याद रखना है आपको। और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है इसका नाम याद रखना है। मिलान करने आएगा, याद रखिए। इंडिया इन ट्रांजिशन एम.एन. रॉय, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। याद रहेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो आपको 3 टॉप याद करनी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे बड़ी है एंडीज, उसके बाद है रॉकीज, उसके बाद है हिमालय। ठीक है, एंडीज, रॉकी और हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। टॉप 3 हाँ हमने देख ली। अगला क्वेश्चन है अटल सुरंग का निर्माण किस दर्रे पर हुआ है, तो अटल सुरंग का निर्माण हुआ है रोहतांग दर्रे पे, जो कि है पीर पंजाल श्रेणी में। ये आपको याद रखना है, अटल सुरंग का निर्माण हुआ है रोहतांग दर्रे में। हिस्ट्री खत्म हो गया है, ज्योग्राफी में एंटर कर गए हम लोग। ठीक है, तो अटल सुरंग का निर्माण किस दर्रे पे हुआ है, रोहतांग दर्रे पे। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो कि है डेनमार्क के अंतर्गत। ठीक है, इस पे डेनमार्क का जो है आधिपत्य है, डेनमार्क का इस पे वर्चस्व है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ये अब आप रट लो। तांबा उद्योग कहाँ स्थापित है, तो इसमें ऑप्शन बहुत सारे होंगे, बस खेतड़ी राजस्थान आपको क्लिक करना होगा अगर भारत का पूछेगा तो। ठीक है, तांबा उद्योग कहाँ स्थापित है, खेतड़ी राजस्थान, काफ़ी फेमस है ये। बाकी सोने वगने की खदानें तो आपको पता होंगी ही, ये तो पेपर है, अब जो आ गया सो आ गया हमारे पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है, यानी सबसे ज़्यादा सॉल्ट जो है, सबसे ज़्यादा सॉल्टी कौन सी है, तो वॉन झील है, तुर्की की है वॉन झील। इसके बाद आता है फिर मृत सागर या डेथ सी। ठीक है, तो डेथ सी दूसरे नंबर पे है, वॉन झील पहले पे है, वॉन लेक इसको बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वालों। तो विश्व में सबसे अधिक लवणता यानी सबसे अधिक जहाँ पे सॉल्ट है, तो वॉन झील है, तुर्की की है ये, टर्की। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो एरिया वाइज पूछ रहा है, सबसे 3 बड़े राज्य कौन से हैं। एरिया वाइज भारत के 3 बड़े राज्य याद रखना है, पहला राजस्थान, दूसरा एमपी और तीसरा महाराष्ट्र। राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। अगला क्वेश्चन है जवाहर सुरंग का निर्माण कहाँ हुआ है, किस दर्रे पे हुआ है, तो जवाहर सुरंग का निर्माण जो है बनिहाल दर्रे पे हुआ है। किस दर्रे पे, बनिहाल दर्रे पे जवाहर सुरंग का निर्माण, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बिहार में दलहन उत्पादन में शीर्ष जिला कौन सा है,
तो बिहार में दलहन उत्पादन में शीर्ष जिला है पटना, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मत्स्य उत्पादन में शीर्ष 2 जिले पूछे हैं आपसे। बिहार में मत्स्य उत्पादन में शीर्ष 2 जिले, क्वेश्चन में 3 भी पूछ सकता है, 1 भी पूछ सकता है, मैंने अपने क्वेश्चन में 2 रखा है। यहाँ मुझे इतना तो वो है ही ना, इतना तो मुझे मिल ही सकती है। बिहार में मत्स्य उत्पादन में शीर्ष 2 जिले हैं मधुबनी और दरभंगा, ठीक है। तो मधुबनी और दरभंगा बिहार में मत्स्य उत्पादन में शीर्ष 2 जिले, सबसे ज़्यादा मधुबनी है, फिर दरभंगा है। आप तो अपने आप को देखो कि आपको कितने इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। बिहार के कुल कितने जिले स्थल अवरुद्ध हैं, यानी कितने लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में, इसमें फंसोगे, इसमें सब फंसोगे। बिहार के कुल कितने जिले स्थल अवरुद्ध हैं बताइए लैंडलॉक। टोटल 16 हैं, गिन के देखो आज मैप खोल के, ठीक है। जो टेलीग्राम वाले हैं वो सब बता देंगे। बिहार के कुल कितने जिले स्थल अवरुद्ध हैं, तो 16 हैं, 16। अभी तो बिहार स्पेशल के क्वेश्चन आए नहीं है, उसमें घुमाऊंगा आपको, रुको। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष या ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष है जो ग्रेट डिवीजन ईयर या महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, 1921। देखो बिहार में 90 तक सब पहुंचते हैं, जो प्रिपरेशन मतलब करते हैं, ऐसा थोड़ा ही सब पहुंच जाएंगे, बट जिन्होंने थोड़ा जेन्युइन प्रिपरेशन की होती है वो 80 से 90 सब पहुंचते हैं। फिर सारा गेम 90 से 100 का ही है और 105 तक का है, तो वहाँ तक सब पहुँचेंगे। और आप इनमें अच्छा कर रहे होगे मुझे पता है, लेकिन अभी बहुत अच्छा पोर्शन बचा हुआ है, उसमें आपको पता चलेगा अभी आगे। चलिए, यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ये आपको इसमें मिलान करने आता है ये क्वेश्चन बार बार। यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग याद रखिए पेरिस से वारसा में है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स से वॉलपरेजो को जोड़ता है, ये पूछता है कहाँ से कहाँ है या किससे किसको जोड़ता है। तो यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है वो पेरिस से वारसा को जोड़ता है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स से वॉलपरेजो को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। ओरिएंट रेल मार्ग जो है ये पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है, ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। चलिए, ज्योग्राफी आ गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस हैं ये। अगला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, जो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है वो है आल्प्स। कौन सी है यूरोप की पर्वत श्रृंखला, आल्प्स है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ के समीप है, या तो ऑस्ट्रेलिया ऐसे आए या आए कि ऑस्ट्रेलिया के समीप है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, याद रखना। प्रवाल भित्तियों का एक बहुत बड़ा समूह है ये, उसी को ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो 22 दिसंबर होता है सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, तभी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो 22 दिसंबर होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। अब आप देखिएगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं। चलिए, जो अब आ जाते हैं पॉलिटी में, तो ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली की जो है वो किसने की थी, ठीक है, कि किसने कहा था कि जो ग्रामीण यानी जो लोकल जो बॉडी है, लोकल जो गवर्नमेंट है, पंचायत की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसमें त्रिस्तरीय यानी जो 3 स्ट्रक्चरल प्रणाली है, वो जो 3 इस पार्ट में बटी हुई है, वो किसने इसकी अनुशंसा की थी त्रिस्तरीय प्रणाली की, तो वो की थी बलवंत राय मेहता ने। 1957 में इनकी रिपोर्ट आई थी, याद रहेगा आपको, बलवंत राय मेहता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो चेक करो खुद को। अगला है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना, तो बताना है आपको शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना। ये बना 86वां संविधान संशोधन यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ संपूर्ण देश में मौलिक अधिकार के तौर पे। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, और 1 अप्रैल 2010 यानी 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ संपूर्ण देश में मौलिक अधिकार के तौर पे। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये लागू कब हुआ, दोनों चीजें। अगला है, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, यानी हमने पहले देखा जो 3 स्टेजेस थी, अब दूसरा 2 स्तर की जो थी, यानी 2 स्तरीय सरकार की जो है वो अनुशंसा किसने की, तो ये की थी अशोक मेहता समिति ने, और ये दिसंबर 1977 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी, सही 20 साल बाद, ठीक है, 20 साल बाद सही बलवंत राय मेहता से। उनकी 1957 में आई थी, इनकी 1977 में आई है। तो द्विस्तरीय सरकार अशोक मेहता समिति, याद रखना है, ये क्वेश्चन आउट है बिल्कुल।
ये अगला क्वेश्चन है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है। एक विकास खंड है, यानी ये ब्लॉक लेवल पे पूछ रहा है कि ब्लॉक पे एक पंचायत समिति क्या होती है, तो वो एक प्रशासकीय अधिकरण होती है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होती है इंग्लिश मीडियम वालों। ये पूछ रहा है ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत होती है वो क्या होती है, तो वो होती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, एक प्रशासकीय अधिकरण, याद रहेगा। चलिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, बताइएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन वहाँ होंगे, बट पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा कराता राज्य निर्वाचन आयोग है, लेकिन डिसीजन कौन लेता है वो पूछा गया क्वेश्चन में। अगला है, किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी यानी लॉ मेकिंग ऑफिसर कौन होता है भारत का, भारत इंडियन गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किस आर्टिकल के तहत है। कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 24, ठीक है, आर्टिकल 24 में है, कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। अब आपसे एक मिलान करने को आएगा क्वेश्चन, और इसमें मैंने एक दो एडिशन कर दिए हैं, वैसे तो मुझे 4 रखने चाहिए थे, पर इतनी लिबर्टी मुझे मिलनी चाहिए, और लिबर्टी के तहत मुझे माफ़ कर देना अगर आपको गुस्सा आया हो मेरे पे कि जब मिलान करने 4 आते हैं तो 6 क्यों रखे हैं, ठीक है, तो इतने के लिए मुझे माफ़ी दे देना भाई। तो पहला है आर्टिकल 39, ये है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी यूनिफॉर्म सिविल नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी सेम जो है पे फॉर सेम वर्क, ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 याद रखना है। फिर आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन है आर्टिकल 40 में। ये यहाँ मैंने तो मिलान कर दिया है, आपको वहाँ मिलान करने आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रट लो, यहाँ तो आपको ये लिबर्टी दे रहा हूँ ना मैं कि रट लो भाई। आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको देखो बड़ा आसान होता है याद करना, 4 सेम होता है, ठीक है, 4 सेम है, तो इसको याद रखो समान, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसे करके आप इनकी ट्रिक बना लो, ट्रिक देख लो, काम हो जाएगा। तो ये 44 क्या है, समान नागरिक संहिता। अगला है आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए, वही जो 86th अमेंडमेंट है वो यहीं से उठाया गया आर्टिकल 45 से, और उसको जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो याद रखिएगा आर्टिकल 45 है 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए जो है शिक्षा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला है आर्टिकल 48, तो ये एग्रीकल्चर और जो है पशुपालन संगठन से संबंधित है, याद रखना है आपको, कृषि और पशुपालन से संगठन से संबंधित है आर्टिकल 48। ये आएगा आपको मिलान करने के लिए, वहाँ फिर देखोगे शक्लें लोगों की अगर आपने नहीं याद किए ये तो अभी। आर्टिकल 49 क्या है, तो ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संस्थान का संरक्षण है। और आर्टिकल 50 आपको पता ही होगा, सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति का पृथक्करण है, आर्टिकल 50, ठीक है, आर्टिकल 50 क्या है, शक्ति का पृथक्करण, यानी 50-50 या सेपरेशन ऑफ पावर, इसको याद रख सकते हैं, तो ये शक्ति का पृथक्करण है, ठीक है। ये देखो कितना बढ़िया मैंने स्माइली बना दी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको, ठीक है, लोक लेखा जो पब्लिक अकाउंट है, ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम वालों, पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा स्पीकर को करती है। किसको करती है, लोकसभा स्पीकर को करती है, ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला है क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, बताना है आपको। क्षेत्रीय परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद अलग अलग होती हैं, तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है पूछ रहा है, तो गृह मंत्री करते हैं। कौन करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री ऑब्वियसली। चलिए अगला है 105वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे, आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू वॉट, तो ये है पिछड़े वर्गों को पहचान देना। स्टेट को पावर दी गई है कि वो अपने यहाँ पिछड़े वर्गों को पहचान देंगे और उनसे संबंधित जो भी हैं वो बना सकते हैं अपने यहाँ लॉ रूल्स, ठीक है। तो 105वां संविधान संशोधन संबंधित है पिछड़े वर्गों को पहचान देने से संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण का प्रावधान किया गया था,
ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो ये है आर्टिकल 330, ठीक है। आर्टिकल 330 किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण का यानी सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन का जो है प्रोविजन है, ठीक है, तो वो है आर्टिकल 330 में। ये था 75 क्वेश्चंस। अगले 75 में बनाऊंगा पार्ट 2 में, और अगर वो पार्ट 2 तब बनेगा जब आप इस पे अच्छा रिस्पांस दोगे, अच्छी कमेंट्स आप करोगे, मतलब आप मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा अच्छा लिखना है, कैसा लगा ये बताओगे तब, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करिए। पीडीएफ इसकी मैं बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, ये मैं क्लेम करूंगा जब रिजल्ट आएगा, मतलब फाइनल जब आप पेपर दे आओगे फिर मैं बताऊंगा कि देखो क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ नहीं मिलने वाली है, कमेंट कर करके परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। देखते रहिए, पार्ट 2 आ जाएगा कल। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।